कथा कहानी के किस्सा के मित्रों को नमस्कार। हर घर की एक अलग ही कहानी होती है, लेकिन कई मर्तबा ऐसा लगता है कि कुछ बातें कई घरों में एक जैसी होती हैं। खास तौर पर दुख, विवशता, अपमान चाहे किसी भी कारण से क्यों ना हो, अकेलेपन की ओर ले जाते हैं। आज पेश है हमारे प्रिय कथाकार एंटन चेखव की कहानी द डिफिकल्ट पीपल की हिंदी प्रस्तुति परेशान लोग। येवग्राफ इवानोविच शिरियाएव इस समय अपने घर में तांबे के बने एक वॉश बेसिन में हाथ धो रहा था। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर उतावलापन और चिड़चिड़ाहट साफ नजर आ रही थी। उसकी दाढ़ी भी इधर उधर छितराई हुई थी। वो एक छोटा सा किसान था। शिरियाएव के पिता एक पादरी थे और उन्हें मैडम कुशिनिकोवा नाम की एक जनरल की पत्नी ने 300 एकड़ जमीन उपहार के रूप में दी थी। शिरियाएव इस समय कह रहा था, कितना वाहियात मौसम है, लानत है ऐसे मौसम पर। अब फिर से पानी बरसना शुरू हो गया। वो बड़बड़ाए जा रहा था और उसके परिवार के लोग खाने की मेज पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि उसका हाथ धोना खत्म हो तो खाना शुरू किया जाए। उसकी पत्नी फिदोस्या सेम्योनोवना, उसका बेटा पियोतर, उसकी बड़ी बेटी वारवरा और 3 छोटे बेटे काफी देर से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। छोटे लड़के कोलका, वांका और अर्हिपिका गोल मटोल से चौड़ी नाक वाले बच्चे थे और उनके बाल बिखरे हुए से थे। परेशान से बेचारे ये बच्चे इंतजार में अपनी कुर्सियों को आगे पीछे खिसका रहे थे। बड़े भाई बहन अलबत्ता इस तरह से बैठे थे कि खाना खाएं या इंतजार करें, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि शिरियाएव उनके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। वो जानबूझकर अपने हाथ सुखा रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था और मेज की तरफ आने में देरी कर रहा था। डाइनिंग रूम में बढ़ई की उलाढ़ी चलने की आवाज आ रही थी, जो खलिहान में कुछ काम कर रहा था। उनका नौकर फोमका आंगन में मुर्गियों के पीछे भागता हुआ हंस रहा था। कभी कभी पानी की बड़ी बूंदें खिड़कियों पर गिर रही थीं। गोल कंधों वाले बड़े लड़के प्योतर ने चश्मे लगाए हुए थे और वो छात्र था। वो खाना खाते हुए लगातार अपनी मां की तरफ देखता जा रहा था। कई बार उसने अपना चम्मच मेज पर रख दिया और अपना गला साफ किया। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन अपने पिता के चेहरे के हाव भाव देखकर वो चुप लगा जाता था। आखिर में जब सबको दलिया दिया जाने लगा तो उसने हिम्मत जुटाकर कहना शुरू किया, मैं आज रात की ट्रेन से जाना चाह रहा हूं। मुझे तो पहले ही चला जाना चाहिए था। 15 दिन की देर तो पहले ही हो गई है। पढ़ाई तो पहले सितंबर से ही शुरू हो गई है। शिरियाएव ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, जाओ। यहां क्यों भटक रहे हो? सामान बांधो और निकलो। गुड लक। 1 मिनट के लिए शांति रही। लड़के की मां ने धीमी आवाज में अपने पति से कहा, इवानोविच, उसे यात्रा के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। शिरियाएव ने कहा, पैसा? हाँ, सही बात है। पैसे के बिना कोई कैसे जाएगा? तुम्हें जरूरत है तो तुरंत दो। तुम्हें तो पहले ही ले लेना चाहिए था। पियोतर ने राहत की सांस ली और अपनी मां की तरफ देखा। शिरियाएव ने अपनी जेब से एक डायरी निकाली और कोट की जेब से चश्मा निकालकर आंखों पर लगा लिया। उसने पूछा, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? बेटे ने कहा, मॉस्को तक ट्रेन का किराया 11 रूबल और 42 कोपेक है। गहरी सांस लेते हुए पिता ने कहा, पैसा? हाँ, पैसा। ये लो, तुम्हारे लिए 12 रूबल हैं। ये यात्रा के लिए काफी होंगे। बेटे ने पिता को धन्यवाद कहा। कुछ देर चुप रहने के बाद प्योतर बोला, मैं पिछले साल भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाया। इस साल कैसा रहेगा मैं कुछ कह नहीं सकता। मुझे काम ढूंढने में कुछ समय तो लगेगा। मुझे रहने और खाने पीने के लिए कम से कम 15 रूबल और लगेंगे। शिरियाएव ने कुछ देर सोचा और ठंडी सांस लेता हुआ बोला, तुम्हें 10 रूबल से ही काम चलाना पड़ेगा। ये लो, रखो। छात्र पियोतर ने पिता को धन्यवाद दिया। वो कपड़ों, फीस और किताबों के लिए भी कुछ और पैसे मांगना चाहता था, लेकिन पिता के चेहरे के भाव देखकर उसने आगे कुछ न कहने में ही भलाई समझी। सभी माओं की तरह सीधी सादी और चालाकी से बेखबर पियोतर की मां भी अपने ऊपर नियंत्रण न रख सकी और उसने कहा, इवानोविच, तुम्हें उसे कम से कम 6 रूबल तो और देने ही चाहिए।
उसे जूते तो खरीदने ही पड़ेंगे। अब तुम ही देखो, इन फटे हाल जूतों के साथ वो मॉस्को कैसे जाएगा? पिता ने जवाब दिया, वो मेरे पुराने वाले जूते ले जाएगा, वो भी तो अभी काफी अच्छे हैं। और इसी के साथ घर में एक तूफान के आने का सायरन बज गया। यह ऐसा दृश्य था जिसे देखकर परिवार के लोग दहल जाते थे। शिरियाएव की छोटी और मोटी गर्दन अचानक से चुकंदर की तरह लाल रंग की हो गई। यह रंग धीरे धीरे उसके कानों पर चढ़ने लगा और वहां से उसकी कनपटी की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। शिरियाएव इवानोविच ने कुर्सी पर अपनी जगह बदली और अपनी कमीज के कॉलर के बटन खोल दिए। उसे लग रहा था कि उसका दम ही ना घुट जाए। जाहिर था कि वो उन भावनाओं से निपटने की कोशिश कर रहा था जिन्होंने उसके पूरे वजूद पर अधिकार जमा लिया था। मौत का सा सन्नाटा पूरे घर में फैल गया। बच्चे अपनी सांस थामे चुपचाप बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि मां फिदोसिया सेम्योनोवना की समझ में जैसे कुछ आया ही नहीं। वो बोले जा रही थी, तुम्हें पता ही है कि वो अब छोटा बच्चा नहीं रह गया। बिना कपड़ों के जाने में उसे शर्म महसूस होती है। शिरियाएव अचानक झटके से खड़ा हो गया और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी डायरी को मेज के ऊपर पटक दिया। डायरी के मेज पर पटके जाने से ब्रेड का एक टुकड़ा प्लेट से छिटक कर दूर जा पड़ा। पिता का चेहरा गुस्से, अप्रसन्नता और लालच के मिले जुले भाव से जलने लगा। वो अजीब सी आवाज में चिल्लाया, सब कुछ ले लो, लूट लो मुझे, मेरा सब कुछ ले लो, मेरा गला घोंट दो तुम लोग। वो मेज से दूर चला गया। उसने अपना सिर अपने हाथों में थाम लिया और कमरे के चक्कर काटने लगा। वो तीखी आवाज में चिल्लाया, मेरा एक एक पैसा छीन लो, मेरे शरीर की खून की सारी बूंदें खींच लो, लूट लो मुझे, मेरे गले में फंदा डाल दो। शादी के 25 साल बाद भी फिदोसिया अपने पति के चरित्र को नहीं पहचान पाई थी। वो अपने तक ही सिमट कर रह गई और अब अपनी रक्षा में कुछ कुछ बड़बड़ाने लगी। उसकी चिड़िया जैसे डरे हुए और धूमिल से चेहरे पर आश्चर्य और आतंक के मिले जुले भाव मंडरा रहे थे। छोटे लड़कों और बड़ी लड़की वारवरा ने घबराकर अपने अपने चम्मच रख दिए और चुपचाप बैठ गए। पियोतर ने अपनी आंखें नीचे कर ली। उससे अब खाना नहीं खाया जा रहा था। शिरियाएव और अधिक डरावना होता जा रहा था। वो गुस्से में ऊट पटांग बोल रहा था और बार बार मेज पर रखी अपनी डायरी के पन्नों को हिलाता जा रहा था। वो कह रहा था, ले लो, सब ले लो, तुमने अच्छी तरह खा पी लिया है, अब ये पैसा भी ले लो, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अपने लिए नए जूते लाओ, नए कपड़े बनवाओ। शिरियाएव की बातें सुनकर लड़के का चेहरा पीला पड़ गया और वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ। उसने कहा, पापा मेरी बात सुनो, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। शिरियाएव उस पर इतनी जोर से चिल्लाया कि उसका चश्मा उसकी नाक से उछलकर नीचे गिर पड़ा। अपने पिता को देखते हुए लड़के ने कहा, मैं पहले भी इस तरह की बातों से खुद को अलग कर लेना चाहता था, लेकिन अब हद पार हो चुकी है, समझ रहे ना आप, अब ये मेरे बस में नहीं है। जमीन पर पैर पटकते हुए पिता चिल्लाया, खामोश, मैं जो कह रहा हूं उसे अच्छी तरह से सुनो। मैं जो चाहूंगा कहूंगा और तुम्हें चुपचाप सुनना पड़ेगा। जितनी तुम्हारी उम्र है उतने में तो मैंने कमाना शुरू कर दिया था। तुम्हें पता है कि तुम पर मुझे कितना खर्च करना पड़ता है। बदमाश, अभी तुझे मैं घर से बाहर निकालता हूं, फिजूल खर्च कहीं का। फिदोसिया घबराहट में अपनी उंगलियों को इधर उधर घुमा रही थी। वो बोली, तुम्हें पता है, तुम जानते हो। अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाते हुए शिरियाएव ने कहा, अपनी जुबान बंद रखो, तुमने ही इनके दिमाग खराब किए हैं, सारा दोष तुम्हारा है। इसे ना हमारी इज्जत की चिंता है और ना ही भगवान की। कमाने की बात तो छोड़ ही दो, मैं अकेला हूं और तुम 10 लोगों का पेट भर रहा हूं। मैं तुम सबको घर से बाहर निकाल दूंगा। बेटी वारवारा का मुंह खुला हुआ था और वो अपनी मां की तरफ देख रही थी। उसने अपनी सूनी आंखों से खिड़की की तरफ देखना शुरू कर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके मुंह से आह से निकली और वो कुर्सी पर पीछे की तरफ पीठ टिकाकर बैठ गई। पिता सबको कोसते हुए और हाथ नचाते हुए आंगन की तरफ निकल गया। शिरियाएव के घर में अक्सर इसी तरह पारिवारिक कलह खत्म होती थी, लेकिन आज दुर्भाग्य से पियोतर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका।
वो अपने पिता और पादरी दादा की तरह ही गुस्सेबाज था। उसका दादा तो अपने भक्तों को डंडे से भी पीट देता था। अपने दांत पीसता हुआ और मुट्ठी भींचता हुआ वो अपनी मां के पास पहुंचा। जोर से चीखता हुआ वो बोला, इस तरह के तिरस्कार से मुझे घृणा होती है। ये बहुत ही अपमानजनक है। मुझे तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे खर्चे पर मुट्ठी भर दानों की भीख नहीं मांगूंगा। लो अपना घिनौना पैसा तुम रखो। मां अचानक दीवार से चिपक गई। वो अपने हाथ को हिला हिला कर अपने बेटे को दूर करना चाह रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने उसका बेटा नहीं बल्कि कोई प्रेत आ गया है। वो कह रही थी, मैंने क्या किया है, क्या किया मैंने? अपने पिता की ही तरह लड़के ने भी अपने हाथ हवा में हिलाए और आंगन की तरफ चला गया। शिरियाएव का मकान एक घाटी के पास अकेला खड़ा हुआ था, जो करीब 4 मील लंबी थी। ये घाटी एक बड़े मैदान के साथ आगे तक चली जाती थी। इसके किनारों पर ओक और दूसरे कई वृक्ष उगे हुए थे और उसके नीचे की तरफ एक झरना बह रहा था। मकान की एक तरफ से तो घाटी दिखाई देती थी और दूसरी तरफ से खुले हुए मैदान दिखाई देते थे। कहीं कोई बाड़ या बाधाएं नहीं लगाई गई थी। कुछ फार्म हाउस एक दूसरे के आसपास यहां पर बने हुए थे। घर के सामने एक छोटे से हिस्से को बंद करके दालान जैसा कुछ बना दिया गया था, जिसमें मुर्गियां, बत्तखें और सूअर दौड़ते रहते थे। घर से निकलने के बाद पियोतर खुले हुए इलाके की तरफ चलने लगा। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था और हवा में पतझड़ की नमी भरी हुई थी। सड़क पर कई जगह पानी भर गया था। पीले से दिख रहे मैदानों में गीली और खत्म हो रही गाढ़े रंग की घास के बीच से पतझड़ सिर निकालकर झांक रहा था। सड़क के दाईं तरफ सब्जी का एक खेत था, जिसमें से फसल निकाल ली गई थी और वो उदास सा लग रहा था। यहां वहां कुछ सूरजमुखी के मुरझाए हुए से फूल दिख रहे थे, जो अवसाद में डूबे सिर नीचे की तरफ झुकाए चुपचाप खड़े थे। पियोतर सोच रहा था कि अगर मॉस्को तक पैदल ही चला जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब जैसा है वैसा ही चला जाए। जूतों में छेद, सिर पर कोई टोपी नहीं और जेब में कोई पैसा भी नहीं। जब वो करीब 80 मील चल चुका होगा, तब उसके पिता पीछे से भागते भागते आएंगे। वो उससे वापस लौटने की प्रार्थना करने लगेंगे। वो उसे पैसे भी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। बस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। उसे बिना पत्तों वाले नंगे जंगल मिलेंगे और उनके बाद खाली से पड़े खेत दिखाई देंगे। उसके बाद फिर से जंगल आ जाएंगे और जल्दी ही पूरी धरती बर्फ के कारण सफेद हो जाएगी। छोटी छोटी धाराएं भी जम जाएंगी। कुर्स्क या सरपुहुआ के आसपास वो बहुत ही थक जाएगा और भूख से उसके प्राण निकल जाएंगे। उसकी लाश अगले दिन लोगों को मिलेगी और अखबार में खबर छपेगी कि एक छात्र की भूख से मौत हो गई। सब्जी के खेत में कीचड़ लगी सफेद पूंछ वाला एक कुत्ता यूं ही खड़ा किसी चीज को ढूंढ रहा था। एक लड़के को सड़क पर चलता हुआ देख वो भी उसके पीछे चल पड़ा। पियोतर रास्ते पर चलता हुआ मौत के बारे में सोच रहा था। उसे अपने परिवार के दुख याद आ रहे थे। वो अपने पिता के नैतिक बोझ के बारे में भी सोच रहा था। अचानक वो सड़क पर चलता हुआ तरह तरह की अच्छी बुरी कल्पनाएं करने लगा। सब एक से बढ़कर एक थीं। शानदार जगहें, भयावह रातें, अचानक होने वाली मुलाकातें उसकी कल्पना में आ रही थीं। उसके दिमाग में तीर्थ स्थान दिखाई दे रहे थे। जंगल में बनी एक छोटी सी झोपड़ी उसे दिख रही थी, जिसमें एक खिड़की थी और जिससे रोशनी निकल रही थी। वो खिड़की के पास खड़ा होकर झोपड़ी के लोगों से एक रात के लिए शरण देने की प्रार्थना कर रहा था। उन लोगों ने उसे झोपड़ी में आने की इजाजत दे दी। जब वो अंदर आया तब उसे पता चला कि ये लोग तो लुटेरे हैं। इससे अच्छा एक और दृश्य वो देख रहा था। उसे एक बड़े फार्म हाउस में ले जाया गया। उसका परिचय प्राप्त करने के बाद उसकी आवभगत की गई। उसके लिए पियानो बजाया गया और उसकी शिकायतों पर ध्यान दिया गया। उस घर के सुंदर सी लड़की उससे प्रेम भी करने लगी। अपने इन्हीं कड़वे मीठे विचारों में डूबा हुआ पियोतर चलता रहा। उसे काफी दूर एक सराय जैसा कुछ दिखाई दिया। इस सराय से थोड़ा सा ही आगे एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई दे रही थी, जिस पर एक रेलवे स्टेशन बना हुआ था। छोटी सी पहाड़ी उसे उस सूत्र की याद दिला रही थी जो इस समय पर वो जहां खड़ा था उसके और मॉस्को के बीच था। मॉस्को में सड़कों पर लैंप जल रहे थे और घोड़ा गाड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी।
जगह जगह पर भाषण दिए जा रहे थे। वो अपनी बेचारगी पर खिन्न होकर रो पड़ा। चारों तरफ का गंभीर दृश्य, उसकी सुंदरता और मौत जैसी निशब्दता ने उसके अंदर विद्रोह पैदा कर दिया और वो दुख और घृणा से भर गया। अचानक उसे अपने पीछे जोर की आवाज सुनाई दी, ध्यान से, अरे बच के। उससे परिचित उसके पड़ोस में रहने वाली एक अमीर बूढ़ी महिला अपनी छोटी सी सुंदर बग्घी में सवार होकर उसकी बगल से निकली। उन्हें देखकर वो आगे की तरफ झुका और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसके दिमाग में तुरंत ये बात कौंधी कि उसकी मनोदशा से उसकी मुस्कान मेल नहीं खाती। अगर उसका दिल दुख और क्लेश से भरा हुआ था तो यह मुस्कुराहट कहां से निकली? वो सोच रहा था कि प्रकृति ने मानव को झूठ बोलने की कला दी है। मनुष्य कठिन मानसिक परेशानियों में भी उन्हें उसी तरह छुपा कर रखने की क्षमता रखता है जैसे जंगली बत्तख या लोमड़ी अपने रहने की जगह को रखते हैं। हर एक परिवार की अपनी खुशियां और गम होते हैं। वो कितने भी गंभीर, कितने भी बड़े क्यों ना हो, समाज की आंखों से वो उछल ही रहते हैं। उदाहरण के लिए, ये जो अमीर महिला अभी यहां से निकली थी, उसके पिता की आधी जिंदगी जार निकोलस प्रथम के कोप के कारण नरक बन गई थी। इन महिला का पति एक नंबर का जुआरी था और उसके 4 बेटों में से एक भी लायक नहीं निकला। कोई भी अंदाज लगा सकता है कि इस महिला के जीवन में कितने परेशानी से भरे अवसर आए होंगे, कितने आंसू इस महिला की आंखों से निकले होंगे। फिर भी ये महिला कितनी खुश, कितनी संतुष्ट दिखाई देती है। उसने लड़के की मुस्कुराहट का जवाब भी मुस्कुरा कर दिया। पियोतर अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा था जो अपने परिवार के संबंध में बात करना पसंद नहीं करते थे। उसे अपनी मां का ध्यान हो आया जो अपने पति और बच्चों के बारे में बात करते हुए हमेशा झूठ का सहारा लेती थी। गहराती शाम में अपने घर से दूर अपनी उदासी के साथ पियोतर सड़क पर चलता रहा। जब बूंदाबांदी शुरू हुई तब वो वापस अपने घर की तरफ मुड़ा। वो जैसे जैसे अपने घर की तरफ जा रहा था, उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो अपने पिता से आज हर कीमत पर बात करेगा। वो हमेशा के लिए इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता था कि पिता के साथ रहना अत्याचार को सहना और खौफनाक था। जब वो घर पहुंचा तो वहां एकदम शांति छाई हुई थी। उसकी बहन बारबरा पर्दे के पीछे लेटी हुई थी और उसके सिर में दर्द हो रहा था। वो हल्के हल्के कराह रही थी। अपनी बेटी की बगल में एक संदूक के ऊपर बैठी हुई उसकी मां उसके भाई की पतलून की मरम्मत कर रही थी। मां के चेहरे पर आश्चर्य और ग्लानि के भाव थे। पिता शिरियाएव इवानोविच कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काट रहा था और खराब मौसम को गाली दे रहा था। पिता की चाल उसके गले साफ करने और यहां तक कि उसके सिर के पिछले हिस्से को देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वो स्वयं को दोषी मान रहा था। पिता ने पूछा, लगता है तुमने आज जाने का इरादा बदल दिया है। पियोतर को अपने पिता को देखकर दुख महसूस हुआ, लेकिन तुरंत अपनी भावनाओं को दबाते हुए उसने कहा, सुनिए पापा, मैं आपसे बहुत गंभीरता से बात करना चाहता हूं। मैं हमेशा से आपकी इज्जत करता रहा हूं। मैंने कभी भी आपसे गलत लहजे में बात नहीं की है, लेकिन आपका व्यवहार, आपने अभी जो कुछ किया। लड़के ने अपनी बात रोक ली। पिता चुपचाप खिड़की से बाहर देखते रहे। ऐसा लग रहा था कि पियोतर सही शब्दों की तलाश कर रहा है। अपने माथे को हाथ से रगड़ते हुए उसने उत्तेजना के साथ कहना शुरू किया, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब आप खाने या चाय के समय हंगामा न करते हो। आपकी दी हुई रोटी हमारे गले में फंस जाती है। किसी की गले में फंसी हुई रोटी से ज्यादा अपमानजनक, उससे ज्यादा कड़वा और क्या हो सकता है। आप हमारे पिता हैं, लेकिन ना ही कुदरत और ना ही भगवान आपको यह अधिकार देता है कि आप हमारा इतना अपमान करें। आप अपने मन की भड़ास हम कमजोरों पर निकालते हैं। आपने मेरी माँ को कहीं का नहीं रखा, उसे अपना गुलाम बना दिया है। मेरी बहन की भावनाओं को आपने कुचल दिया है, जबकि मैं। मुझे शिक्षा देना तुम्हारा काम नहीं है, पिता ने बेटी की बात काटते हुए कहा। पियोतर ने जवाब में कहा, हाँ, ये मेरा काम है। आप मुझसे जितना झगड़ा करना चाहते हैं करें, लेकिन मेरी माँ को कुछ ना कहें। मैं आपको अब ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। आप बर्बाद हो गए हैं क्योंकि आज तक किसी ने भी आपका विरोध करने का साहस नहीं किया। वो चुप रहते हैं, डरते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप असभ्य हैं, अशिष्ट हैं, आप समझे। आप रूखे हैं, चिड़चिड़े हैं।
आपके अंदर की भावनाएं मर गई हैं, इसीलिए कोई भी आपको सहन नहीं कर पाता है। पियोतर के विचारों की श्रृंखला अब तक गड़बड़ा चुकी थी। वो अब बोल नहीं रहा था, बल्कि अनाप शनाप बके जा रहा था। इवानोविच चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो स्तब्ध रह गया है। अचानक उसकी गर्दन का रंग लाल पड़ने लगा। यह रंग उसके चेहरे तक पहुंच गया और उसके अंदर हरकत सी हुई। वो चिल्लाया, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। लेकिन पियोतर अपनी पर अड़ा रहा। उसने कहा, सही बात है, आप सच नहीं सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सही, और जोर से चिल्लाइए। इवानोविच फिर से चिल्लाया, बंद करो अपनी जुबान, मैं कह रहा हूं, चुप हो जाओ। फिदोसिया सिम्योनोवना अब कमरे में आ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ कह न सकी। वो केवल अपनी उंगलियां ही चला पाई। इवानोविच ने चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से कहा, सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। इस लड़के का लालन पोषण तुमसे सही ढंग से नहीं हो सका। पियोतर को रोना आ गया और वो जोर से चिल्लाया, मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता। अपनी मां को देखते हुए उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहना चाहता। वारवारा पर्दे के पीछे से जोर से चिल्लाई और हिचकियां ले लेकर रोने लगी। इवानोविच अपना हाथ हवा में लहराते हुए घर से बाहर चला गया। पियोतर अपने कमरे में चला गया और चुपचाप लेट गया। आधी रात तक वो बिना कोई आवाज किए आंखें खोले लेटा रहा। ना तो उसे गुस्सा ही आ रहा था और ना ही उसे किसी बात की शर्म आ रही थी। ना ही वो अपने पिता को दोष दे रहा था और ना ही अपनी मां पर दया खा रहा था। उसे अपनी आत्मा कचोटती हुई सी भी नहीं महसूस हुई। उसे लग रहा था कि घर का हर सदस्य इसी तरह का दर्द महसूस कर रहा था। भगवान ही जानता था कि इस सब के लिए किसे दोष दिया जाए, ये कौन सबसे ज्यादा इससे पीड़ित था। लगभग आधी रात को उसने नौकर को उठाया और कहा, गाड़ी तैयार रखना, वो सुबह 5 बजे वाली ट्रेन पकड़ेगा। उसने कपड़े बदले और फिर सोने की कोशिश करने लगा। वो अपने पिता के कमरे से आती आवाजों को सुन रहा था। वो कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक चल रहे थे और कभी कभी गहरी सांस भरते थे। सुबह तक ऐसा ही चला, कोई भी न सो सका। वो बात भी कर रहे थे तो केवल फुसफुसा कर ही बोल रहे थे। 2 बार उसकी माँ उसके पास आई। उसके चेहरे पर वही खालीपन था। माँ ने कुछ नहीं कहा और धीरे से कांपते हुए पियोतर के ऊपर पवित्र क्रॉस का निशान बनाया। सुबह 5 बजे उसने सबसे प्यार से विदा ली। उसकी आंखों से आंसू भी निकल आए। जैसे ही वो अपने पिता के कमरे के पास से गुजरा, उसने उधर एक निगाह डाली। शिरियाएव इवानोविच ने अपने कपड़े तक नहीं उतारे थे और ना ही वो सोया था। वो खिड़की के पास खड़े होकर अपनी उंगलियों से शीशे को बजा रहा था। पियोतर ने अपने पिता से कहा, मैं जा रहा हूं पापा, गुड बाय। बिना पीछे की तरफ मुड़े पिता इवानोविच ने कहा, गुड बाय। अंदर गोल मेज के ऊपर पैसे रखे हैं, ले लो। जब घोड़ा गाड़ी में बैठकर पियोतर स्टेशन की तरफ जा रहा था, उस समय काफी ठंड थी और बारिश भी हो रही थी। सूरजमुखी के उदास फूल अभी भी नीचे की तरफ मुंह किए खड़े थे और घास का रंग और भी ज्यादा गहरा लग रहा था। परेशान लोग। अभी आप एंटन चेखव की कहानी द डिफिकल्ट पीपल की यह हिंदी प्रस्तुति सुन रहे थे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।